नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम सिर्फ और सिर्फ झारखंड की बातें करेंगे। झारखंड में जो सियासी हलचल चल रहा है, जो ईडी के द्वारा बार बार क्या 7वीं बार जो हेमंत सोरेन जी को, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनको जो सम्मन भेजा गया था, उसके संबंध में बात करेंगे। और कल ईडी ने झारखंड और वेस्ट बंगाल के विभिन्न इलाकों में करीब 12 जगहों पे जो अवैध खनन घोटाला है, अवैध माइनिंग से संबंधित जो घोटाला है जो झारखंड में हुई है, उसमें जो उन्होंने छापा मारा, उस पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन जी की। हेमंत सोरेन जी को, जैसा आप सबको पता ही, अब तो सबको पता है कि ईडी लगातार सम्मन करते रही और उन्होंने 7 बार उन्होंने सम्मन हेमंत सोरेन जी को भेजा। हेमंत सोरेन जी कोर्ट भी गए और अंतिम सम्मन में भी वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। कल जो है, इस सिलसिले में, इस क्रम में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि हेमंत सोरेन जी ने अपने गठबंधन के सभी एमएलए और वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग अपने आवास में बुलाई और उस मीटिंग में तय किया गया कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो आज भी मुख्यमंत्री हैं और वो कल भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जहां तक ईडी का सवाल है, उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि ईडी जो है राजनीतिक दुर्भावना से या राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और हम ईडी के समक्ष उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने एक संकेत दिया है कि वो फिर से न्यायालय की शरण में जाएंगे और जो ये सम्मन भेजा जा रहा है ईडी के द्वारा, उसको वो चुनौती देंगे। तो ये तो बात रही हेमंत सोरेन जी की। लेकिन ईडी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब वो हेमंत सोरेन जी को सम्मन नहीं भेजेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अंतिम अपॉर्चुनिटी था, अंतिम जो है अंतिम सम्मन हमने उनको भेज दिया, अब हम उनको सम्मन नहीं भेजेंगे। तो अब ईडी क्या करेगी? ईडी ने कहा कि वो भी न्यायालय के शरण में जाएगी। जैसा कि मैं पिछले दिनों आपको लगातार बताते रहा हूं दोस्तों कि ईडी अब सम्मन नहीं भेजेगी, क्योंकि एक पैटर्न सा बना हुआ है। आप बिहार जाइए, वहां पे तेजस्वी यादव और लालू यादव भी अब ईडी के समक्ष जाना नहीं चाहते हैं, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल भी उपस्थित नहीं हो रहे, अलबत्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने स्पष्ट किया उन्होंने जो सम्मन भेजा जा रहा है उस सम्मन को ही चुनौती दे दी है कि ये सम्मन भेज कैसे रहा है। वहां भी फिर वही है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है, इसलिए हम ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। याद रखें, इसी ईडी ने, और जिसमें केजरीवाल फंसे हुए हैं, इसी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और एक्साइज मिनिस्टर अर्थात शराब मंत्री भी थे, साथ में उनके सहयोगी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी जेल में पड़े हुए हैं और उनको न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल रही है, उनको कोई जमानत नहीं मिल रहा है। इतना सब होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि ये जो सारा जो सम्मन भेजा जा रहा है वो राजनीतिक दुर्भावना के तहत हमको भेजा जा रहा है और वो सम्मन को ही चुनौती दे रहे हैं। उसी राह पर हेमंत सोरेन जी भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको जो है सम्मन को चुनौती देंगे। अब ईडी कुछ ना कुछ तो करेगी, ईडी के पास में है, उनके पास भी, कभी ईडी क्या करेगी? तो ईडी भी स्पेशल कोर्ट के पास जाएगी। हालांकि ईडी बिना स्पेशल कोर्ट गए हुए भी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के बाद उनको वो कोर्ट के समक्ष पेश कर सकती है। ये अधिकार है उसके पास में। लेकिन फिर कहा जाएगा कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इससे बचने के लिए अब ईडी फिर से स्पेशल कोर्ट के शरण में जाएगी। स्पेशल कोर्ट में जाकर के वो इन लोगों के खिलाफ वहां पे शिकायत दायर करेगी कि देखिए साहब, बार बार सम्मन भेजने के बावजूद भी ये लोग हमारे साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है, कोर्ट जो कहे कि भाई, अब इनसे कितनी बार कहे कि आप जांच में सहयोग कीजिए, फिर से अब ईडी सम्मन भेजे, फिर वही चलेगा। तो इससे बचने के लिए कोर्ट हो सकता है कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दे। ये अगर होता है तो ये चेकमेट वाली स्थिति होगी। फिर चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, किसी के पास भी बचने का कोई जुगाड़ फिर नहीं होगा। फिर इन्हें अंततः ईडी के समक्ष जाना ही पड़ेगा या ईडी ने गिरफ्तार करेगी। ईडी गिरफ्तार करेगी तो बड़ा न्यूज होगा
ये जो राजनीतिक बलिदानी के रूप में अपने वोटरों के समक्ष अपने को प्रस्तुत करेंगे कि देखो हम तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये जो अभी केंद्र की सरकार है वो जो है हमें काम करने नहीं दे रही है, जो केजरीवाल कह भी रहे हैं। यही चीज हेमंत सोरेन भी कह सकते हैं, या यही चीज जो है बिहार में भी जो वहां के नेता है तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो कह सकते हैं। तो होगा क्या कि ये बलिदानी जत्था में शामिल होने की कोशिश है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, मुद्दा बड़ा गर्म है। कहेंगे देखो भाई हमें जो तो चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई है, या फिर लोकतंत्र खतरे में आ गया है। क्योंकि ये सब जो राजनीतिक जुमले आजकल बाजार में काफी प्रचलित हैं और काफी चल भी रहा है, लोकप्रिय भी है। तो ये तो है बात भाई कि हेमंत सोरेन को अब ईडी सम्मन नहीं भेजेगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये जो मैं रिपोर्ट आपसे बता रहा हूं, ये ईडी ने इंडियन एक्सप्रेस के समक्ष खुद ही कहा है कि मैं अब हेमंत सोरेन को, ये उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी मेरे ईडी के समक्ष उपस्थित होने का, चूंकि वो उपस्थित नहीं हुए तो अब हम उनको सम्मन नहीं भेजेंगे, हम अब न्यायालय के शरण में जाएंगे। तो ये तो रही बात भाई ईडी और जो ये बड़े नेता सब हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात। अब आइए बात करते हैं थोड़ा झारखंड की। झारखंड में कल, झारखंड नहीं वेस्ट बंगाल और झारखंड मिलाकर 12 ठिकानों पे कल जो है ईडी ने छापामारी की है। इसमें एक एक करके मैं जो इसमें पात्र हैं जिनका छापेमारी हुई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं साहेबगंज। साहेबगंज के डीसी हैं, डीसी मैंने उपायुक्त हैं रामनिवास यादव। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो झारखंड कैडर में पदस्थापित हैं और ये अभी डीसी हैं साहेबगंज के। इन पे बहुत दिन से पहले से ही आरोप लगता रहा है, और ये किस तरह से ईडी इनके पास पहुंची और किस सबूतों का आधार पहुंची ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनके यहाँ छापा पड़ी, इनके यहाँ से जो भी चीज बरामद हुआ वो तो है ही। इनके यहाँ से 9 लाख कैश नकदी प्राप्त हुआ है। ये नकदी किसका है, इनके पास कैसे आया, इन्होंने कहां से अर्जित किया, इसका जवाब देने में डीसी साहब के पसीने छूट रहे हैं। वो सही सही जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज और अवैध चीज जो इनके यहां से ईडी ने छापामारी में प्राप्त की है वो है 9mm पिस्टल का। 9mm पिस्टल जो आम आदमी यहाँ पे देश में रखना ही अवैध है, उसके 14 गोलियां जो कार्टिज बोलते हैं, ये 14 गोलियां इनके यहां से प्राप्त हुई है, जो कि पूर्णतः अवैध है, पूर्णतः। और ये आर्म्स एक्ट में तो फंस ही चुके हैं। नकदी इनके यहां मिल चुका है। इसके साथ ही साथ नकदी और ये जो 9mm पिस्टल, इन अवैध 9mm पिस्टल के अवैध गोलियों के साथ साथ इनके पास से, इनके घर से जो पंकज मिश्रा हैं जो अभी जेल में हैं, उन्होंने किन किन न्यायालयों में कब जो भी याचिकाएं दायर की है उससे संबंधित सभी कागजात इनके घर पे प्राप्त हुआ है। अब डीसी साहब का उनसे कौन सा संबंध है पता नहीं। मैंने कहा ही नहीं जा सकता कि भाई एक डीसी का एक आरोपी से, वो इलीगल माइनिंग का जो आरोपी है जो जेल में बंद है, उससे क्या संबंध हो सकता है। भाई आप जो है क्या उसको कुछ बता रहे थे कि तुम ये अपने याचिका में दायर करो, या जो तुम याचिका दायर करो वो सही है गलत है, मेरे पास लेके आओ, हम जो उसकी जांच करेंगे या उसको बताएंगे। जैसे आप भी, कोई भी आदमी जब कोर्ट में जाता है तो वकील जो भी उसको लिख के देता है याचिका, वो अपने इष्ट मित्रों जिनको बुद्धिमान समझता है उनसे दिखाता है और फिर कहीं केस दायर करता है। तो क्या ये रामनिवास यादव जो है वो ये जो पंकज मिश्रा है उसके सहयोगी या दोस्त हैं? इतना ही नहीं, इनके यहाँ पहुंचने का ईडी का एक और भी कारण है जो बहुत ही मजबूत कारण है। एक पूर्व एमएलए हैं राजकिशोर यादव उर्फ पप्पू यादव, ये भी बहुत बड़ा होटल बनवा रहे थे देवघर में। कल इसी कारण उनको होटल वगैरह पे भी छापा पड़ा है। तो अब ये राजकिशोर यादव जो हैं उर्फ पप्पू यादव, इनका रामनिवास यादव से क्या संबंध है? ईडी का कहना है कि रामनिवास यादव डीसी, उपायुक्त, आईएएस जो भी अवैध कमाई करता था वो राजकिशोर यादव को देता था, और राजकिशोर यादव फिर उसको विभिन्न व्यवसाय में, बिजनेस में इन्वेस्ट करता था।
अब सोचिए कि एक डीसी बिना वरद हस्त के इतना बड़ा काम, इतना बड़ा अवैध काम कर रहा था, वर्षों से कर रहा था और सब कुछ चंगासी वाली स्थिति थी। तो ये तो वे पहले पात्र रामनिवास यादव, राजकिशोर यादव और पंकज मिश्रा की कहानी। अब आते हैं, ये तो डीसी था। अब एक जमादार की कहानी आपको बताते हैं। उसका नाम है अवधेश सिंह। वो अभी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में पदस्थापित है। अब इस पर ईडी ने आरोप लगाया है कि ये करता क्या था। ये जो प्रेम प्रकाश और जो पूरा गैंग जो अभी जेल में बंद है, बिरसा मुंडा जेल में, उसको जो है शराब और कबाब मुहैया करवाता था। आरोप ये है कि होली के अवसर पर इसने एक लड़की जो है जेल के अंदर पहुंचाई थी। किसके पास? प्रेम प्रकाश के पास में। और ये ईडी के अफसरों को फंसाने की भी कोशिश किया था। तो इसके भी घर वगैरह सब जगह पे छापा मारी गई है और इसको भी, इसके यहाँ से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। अब तीसरे किरदार हैं, वो हैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू। अब ये मुख्यमंत्री जी के बड़े ही नजदीकी हैं। इनके यहाँ पहले भी छापा पड़ा था, इस बार फिर से पड़ा है। अब ये जो है पात्र, इसने क्या किया है, इनके घर पे छापा में 2 कंपनियां, इनके और इनकी पत्नी के नाम पे 2 कंपनी, एक साई इंटरप्राइजेस और एक है शिव शक्ति इंटरप्राइजेस। ये 2 कंपनी इनके नाम पे इन्होंने कबूला है कि ये कंपनी इनका है। अब इनके पास में 2 जेसीबी मशीन है। अभी 2 जेसीबी मशीन से जितनी कमाई होनी चाहिए उससे कई गुना कमाई ये ईडी के सामने दिखा रहे हैं। ईडी कहना है कि ये सब अवैध कमाई है जो ये इन 2 जेसीबी मशीन की कमाई बता करके हमारे समक्ष पेश कर रहा है। इसके साथ ही ये कहता है कि इसके पास भी माइंस है और इसने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चीज कबूला भी है कि हाँ मेरे पास 2 माइंस है। और लेकिन वो ये भी कहता है कि ये मुझे हेमंत सोरेन ने नहीं दिया है, ये मैं जो पूर्व मंत्री थे रघुवर दास, उनके समय में मुझे प्राप्त हुआ था इसका लाइसेंस। तो ये हुए तीसरे पात्र। अब एक चीज जो मैं बताना आपको भूल गया था वो था डीसी साहब का। डीसी साहब बड़े बड़े मायावी किस्म के हैं। डीसी साहब ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, ईडी का एक गवाह हुआ करता था विजय हंसदा, उसको होस्टाइल करने के लिए, उसको अपनी गवाही से मुकरने के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, उन योजनाओं की जो बैठक हुआ करती थी, उस बैठक में ये डीसी साहब रामनिवास यादव जी भी मौजूद हुआ करते थे और उस योजना को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ईडी ने इनको जो दबोचा है वो सीधे ये नहीं कि ये कुछ पैसे घूस होकर ले रहे थे, ये बड़ा ही मायावी किस्म का पात्र है। इसने किस तरह से ईडी को भटकाने की, लटकाने की कोशिश की है, उसका परिणाम है कि इसके यहाँ छापा पड़ा है। एक तीसरे पात्र और भी मजेदार है, ये है आर्किटेक्ट विनोद सिंह जी। अब विनोद सिंह जी का एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो ईडी ने पकड़ा है। उस मैसेज में वो झारखंड के मुख्य सचिव स्तर के एक पदाधिकारी को मैसेज भेजते हैं कि डीसी जो है हमको काम नहीं ठीक से करने दे रहा है और ये बार बार मेरे काम में अड़ंगा लगा रहा है। बात नहीं रुक जाती। मुख्य सचिव स्तर के, जिनका नाम ईडी ने भी उजागर नहीं किया, वो इसके जवाब में कहता है कि ठीक है मैं डीसी से बात करता हूं। अब आप सोचिए कि आम आदमी कहां है। आम आदमी आज के दिन में झारखंड में कहां है? आम आदमी की कितनी सुनवाई होती है? आपके जमीन पे ये कोई दलाल, गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी इनका पूरा का पूरा जो सरकारी महकमा है ये पॉकेट में लेकर घूमते हैं। अब आप इसी समझिए कि जमादार स्तर का, वो आईपीएस नहीं है, वो दरोगा नहीं, एक जमादार है और उस स्तर का अधिकारी यहाँ पे ईडी को नचाने की कोशिश करता है। बिना वरद हस्त के उसकी औकात है कि वो ईडी के अधिकारियों को नचावे। जो कम से कम आईपीएस, डीएसपी, आईपीएस रैंक के वो अधिकारी होते हैं, उनको ये लोग तिगनी का नाच नचाए हुए हैं और बड़े मजे में नचाए हुए हैं। अब देखिए अब होगा क्या। होना ये है कि जो कल्पना सोरेन का नाम उछाला गया था कि वे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे,
उसको अभी बैकग्राउंड में नेपथ्य में ढकेला जा रहा है, लेकिन होगा वही। लिख कर रख लीजिए, कल जिस तरह से मीटिंग के बाद सरफराज अहमद मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि मुझे बड़े कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र के लिए कहा और मैंने दे दिया, क्योंकि मैं पार्टी का बड़ा ही क्या बोलते हैं कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता हूं। तो उनकी मुस्कुराहट बताती है कि ये जो समय है जहां पर बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँके जा रही है कि हम अब कोर्ट में चुनौती देंगे। भाई साहब, कोर्ट में तो आप 2 बार हार चुके हो, आप सुप्रीम कोर्ट से ठुकराए जा चुके हो, हाई कोर्ट से ठुकराए जा चुके हो, अब करोगे क्या? तो हो क्या रहा है ना, कौवा चला हंस की चाल। जिस तरह से ये सब के सब केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं। केजरीवाल का डायलॉग है, सब जी देखो हमको फंसाने के लिए कर रहा है जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जेल से चलाएंगे। वो कह रहा है कि हम जेल जाएंगे तो वहीं से अपना जो है सो काम करेंगे, हम मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे। तो ये जो परिपाटी केजरीवाल खड़ा कर रहा है, उसकी प्रतिछाया, उसकी फोटो कॉपी आपको झारखंड में देखने को मिल रही है। और चिंता मत कीजिए, यही चीज आपको जो बिहार में भी दोहराया जाएगा। तो ये जो राजनेता होते हैं, इन सब का एक पैटर्न होता है, वो किसी भी दल के हो, वो भाजपा का हो, वो कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या जेएमएम का हो। ये नेता जो है हमारे आपके सामने अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जो इनका अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबका एक जैसा ही है दोस्तों। सबकी सोच एक जैसी ही है, किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कल मैं इंडिया अलायंस और जो वेस्ट बंगाल की राजनीति उस पर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।